हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। बीपीएससी और आईएएस प्रीलिम्स नज़दीक है। इसे ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स उपलब्ध करवाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि यह आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित हो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक प्राचीन इतिहास से संबंधित है और जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा एक बृहद चैप्टर है जिसकी वजह से हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। हम शुरुआत करते हैं इसकी खोज से। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में सैंधो सभ्यता का पता लगाया, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा उनकी प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। दूसरी बार बर्टन बंधु, जिनका नाम जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन था, 1856 में, जो कि पाकिस्तान में एक इंजीनियर थे और वो कराची से लाहौर तक रेलवे पटरी पर काम कर रहे थे। वहाँ खुदाई के दौरान उन्हें ईंटें मिल रही थीं, पर वह यह नहीं समझ पाए कि यह कोई सभ्यता का अंग हो सकता है। उसके बाद आए अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि 1853 से लेकर 1856 तक लगातार कई बार उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। बहुत सारी जानकारियां भी इकट्ठा की, किंतु उन्हें पूर्णतः सफलता नहीं मिली। उसके बाद सर जॉन मार्शल 1921 में, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष थे, जिनके दिशा निर्देश में 2 पुरातत्वविद, पहले दयाराम साहनी और दूसरे राखलदास बनर्जी, ने वहां खुदाई का काम शुरू किया। तदुपरांत दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की। इस स्लाइड में हमने तो देख लिया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज कर दी गई, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में ये पूछता है कि हड़प्पा की पहली अनुमान किसने लगाया, तो वहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे चार्ल्स मैसन, जिन्होंने पहला अनुमान लगाया था कि यहाँ पे कोई सभ्यता था। अगर क्वेश्चन होता है कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो वहाँ पे आ जाते हैं दयाराम साहनी। अब देखते हैं इसके कालक्रम के बारे में। सर जॉन मार्शल के द्वारा इसका कालक्रम 3250 बीसी से 2750 बीसी का लगाया गया। सी कार्बन पद्धति के अनुसार 2300 बीसी से 1750 बीसी बताया गया और डीपी अग्रवाल के अनुसार, जिन्होंने C14 कार्बन पद्धति का ही समर्थन किया, और इन्होंने भी इसका कालक्रम 2300 बीसी से 1750 बीसी बताया। फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादातर इतिहासकारों ने इसका कालक्रम 2300 बीसी से 1750 बीसी बताया, परंतु सबसे मान्य जो कालक्रम था उसे कार्बन पद्धति को माना गया और जिसका कालक्रम कितना था 2300 बीसी से 1750 बीसी। यह कालक्रम कितने एग्ज़ाम्स में पूछ चुका है, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें वहाँ पे सभ्यता मिल गई, उसका कालक्रम भी निर्धारित हो गया, लेकिन अब फंस गया कि नाम क्या रखा जाए। तो अब देखते हैं नामाकरण के बारे में। तो वहाँ सभ्यता को 3 नाम दिया गया। पहला था सिंधु घाटी सभ्यता। जानते हैं इसके बारे में। परंपरा के अनुसार आज तक जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं मिली और जिस भी नदी के किनारे मिली, उस नदी के नाम से ही उसका नामकरण हो गया, जैसे कि नील नदी सभ्यता, कांगो नदी सभ्यता इत्यादि। ठीक उसी तरह से सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मिली थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम भी सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। दूसरा, सिंधु सरस्वती सभ्यता। कुछ इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता के नाम को नकार दिया, क्योंकि उनका यह मानना था कि सिंधु के अलावा भी यहाँ कई नदियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सरस्वती थी। इसलिए इस सभ्यता का नाम इन दोनों नदियों पर रखा जाना चाहिए, परंतु यह नाम विवादों में रहा और यह प्रचलन से हट गया। तीसरा नाम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता। इतिहास का एक परंपरा है कि यदि किसी सभ्यता के नामकरण में समस्या आ रही हो
तो उस सभ्यता का नाम उस स्थल के नाम पर रख देना चाहिए जिसका उत्खनन सबसे पहले किया गया हो। और हड़प्पा की खुदाई उस सभ्यता की पहली स्थल थी, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। अब तक हमने इसकी सभ्यता का नामकरण को भी देख लिया। फाइनली हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता अब तक का सबसे प्रसिद्ध नाम है। इस स्लाइड में हम हड़प्पा के विस्तार को देखते हैं। इसका क्षेत्रफल 12,99,000 है। बहुत सारे एग्ज़ाम में लगभग में भी क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए अगर लगभग में हो तो ये 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ था। अब देखते हैं इसकी चौहद्दी। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में सुतकांगडोर था। ये वो सभ्यता थी जो भारत से लेकर पाकिस्तान तक फैली हुई थी। तो अगर हम उसके उस वक्त के मांडा को देखें जो आज के जम्मू एंड कश्मीर में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है और सुतकांगडोर पाकिस्तान या हम इसे बलूचिस्तान भी कह सकते हैं। कभी कभी किसी एग्ज़ाम में इसकी नदी भी पूछ ली जाती है कि वो कौन सा शहर जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अगर हम इसे मांडा को देखें तो ये चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, दायमाबाद गोदावरी नदी और सुतकांगडोर दास्क नदी के किनारे है। कई बार एग्ज़ाम में पूछता है कि हड़प्पा का सबसे दक्षिणी सिरा, सबसे पूर्वी सिरा, सबसे पश्चिमी सिरा, सबसे उत्तरी सिरा। तो इस मैप के थ्रू आप जान पाइएगा और शायद मैप पे चीज़ों को अगर एक बार देख लिया जाए तो इसे शायद नहीं भूल सकते हैं। इसलिए मैं को चाहूँगी कि आप घर पे भी मैप पर इसे ट्राई करें। अब हम इसे देखते हैं इसका आकार, क्योंकि हमने कई बार फैक्ट तो देख रखा है कि हड़प्पा जो है उसकी पूरी आकृति त्रिभुजाकार है। आप इस मैप में देख सकते हो कि क्यों त्रिभुजाकार है। ठीक है, क्योंकि ये जो पश्चिम में था वो बलूचिस्तान, आप एक तरफ देख सकते हैं कि ये बलूचिस्तान है, इसके उत्तर में मांडा, उसके बाद आपके सीधे यूपी में आ गया वो आलमगीरपुर और दक्षिण में आ गया दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। अगर हम इस शेप को शेप देने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल ट्रायंगल शेप में आता है, तो इसलिए इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। अब इस क्रम में आता है नगरवासी कि आखिर यहाँ कौन लोग थे जो रहा करते थे। विदेशी इतिहासकारों ने कहा कि यहाँ के निवासी सुमेरियन थे। उनका यह मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ किलोमीटर आगे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जहाँ सुमेरियन रहा करते थे। इसलिए उनका यह मानना था कि ये वो लोग ही थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में आकर बस गए होंगे। किंतु वहीं हमारे भारतीय इतिहासकारों ने इसे नकार दिया। उनका यह मानना था कि यदि वे सुमेरियन थे तो वहाँ जिस तरीके के मेसोपोटामिया में नगरीय व्यवस्था थी तो उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवस्था होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं था। दोनों की व्यवस्था में बहुत अंतर था। इसलिए यहाँ के निवासी द्रविड़, भूमध्य सागरीय या मोंगलायड भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, तो ये मोंगलायड माने गए कि ये द्रविड़ थे या भूमध्य सागरीय थे। इसकी विशेषता जो कि सबसे अच्छी चीज़ें थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकासी प्रणाली, जैसे कि सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थीं, नालियाँ ढकी रहती थीं, दरवाजे तथा खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुला करती थीं। इनकी जो ईंट थी वो 4:2:1 के अनुपात में बनाई जाती थी। दूसरी विशेषता, यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ कांसे, तांबा और टीन से जो मिलकर बनी होती है का साक्ष्य मिला था और ऐसा माना गया कि यहाँ कांसे का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था। तीसरा, शांति प्रिय सभ्यता। यहाँ अस्त्र और शस्त्र का और न ही युद्ध का कोई साक्ष्य मिला, इसलिए ऐसा माना गया कि हड़प्पा एक शांति प्रिय सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक काल।
हड़प्पा आद्य ऐतिहासिक काल में आता है क्योंकि यहाँ लिखित साक्ष्य तो मिले परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं। तो इतिहास को 3 काल क्रमों में बांटा गया है। पहला प्राक ऐतिहासिक, जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। आद्य ऐतिहासिक, जिसमें लिखित जानकारी तो मिलती है पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता। तीसरा इतिहास, जिसमें लिखित जानकारी भी होती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। इतिहास का तो परिभाषा ही होता है, इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी। इट मीन्स कि बीती हुई कहानियाँ जिससे हम सीखते हैं उसे इतिहास कहा जाता है। इस पार्ट में हम बस यहीं तक देखेंगे। उसकी खोज, उसकी विशेषता, नामाकरण, ये सब चीज़ें, विस्तार, उसकी आकृति, सब चीज़ों को हमने देखा। बाकी इनकी सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक जीवन कैसी थी, क्या था इनके बारे में और चीज़ों की जानकारी, इनकी लिपि हम देखेंगे इसके पार्ट 2 में। और इस स्लाइड से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा लगाया गया? दूसरा, हड़प्पा की खुदाई कब हुई? इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।